हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से इस टाइम कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में फुल एक्सपेक्टेड ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी साथ ही एसएससी के न्यू पैटर्न पे। तो साथ ही इस टाइम आप देख रहे होंगे एसएससी ने पूरा पैटर्न बदल दिया है। जो एसएससी का मेन सब्जेक्ट है आपका, एक जीके जीएस है, एक इंग्लिश है, एक आपका रीजनिंग है और एक मैथ है। तो साथ ही जो एसएससी ने नया पैटर्न में केवल सवालों का लेवल बदला है, वो केवल जीके जीएस में बदला है और किसी में बदला नहीं है और काफ़ी इजी कर दिया है। और जो आपका एग्ज़ाम जैसे एसएससी एमटीएस होता है, सीएचएसएल एग्ज़ाम होता है, सीजीएल एग्ज़ाम होता है, स्टेनो एग्ज़ाम होता है और आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम होते हैं और अन्य एग्ज़ाम होते हैं। तो आपने देखा होगा साथ ही, जिस लेवल का एग्ज़ाम रहता है उसी लेवल पर एडीक्यूटी पैटर्न अपना सवाल बना रही है। जैसे साथ ही 10th लेवल का यदि कोई एग्ज़ाम है तो वो बिल्कुल 10th लेवल का ही सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले की तरह की मान के चलिए कोई एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम है तो केवल मेन डिसाइडेड, जैसे एसएससी एमटीएस में दो मेन डिसाइडेड सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका जीके जीएस होता है, एक इंग्लिश होता है। तो पहले क्या होता था भाई, बहुत हाई लेवल के सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है साथी, जिस लेवल का एग्जाम होगा उसी लेवल का आप सभी से सवाल पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्यूरी आ रही थी कि सर ये तो एमटीएस के नाम पे बहुत हाई लेवल के सवाल पूछ रहे हैं, जैसे हम लोग सीजीएल का पेपर दे रहे हैं। तो मान के चलिए साथी, इस बार जो आपका एमटीएस हवलदार का पेपर होने वाले हैं, आपका जो मेन डिसाइडेड सब्जेक्ट पूरे 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश और जीके जीएस से। तो यदि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट करके गए हैं तो भाई आप इस बार 40 प्लस स्कोर करके आ जाएंगे आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो आपका रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, जो टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, इसमें न तो साथ ही नेगेटिव मार्किंग रहता है और इसे केवल आपको 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप मान के चलिए 40 क्वेश्चन में से कम 30 प्लस तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि साथ ही जो भी सवाल आपने प्रीवियस ईयर के सवाल देखा वो टीसीएस ने पूछा था, लेकिन इस बार तो भाई एडीक्यूटी पैटर्न सवाल पूछेगी। तो देख सकते हैं साथ ही इस बार की आपकी तैयारी कैसी होगी और सवाल कैसे आएगा उस पर डिपेंड करने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो आज का जो क्लास होगा वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ओरिजिनल पेपर जैसा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टारगेट आप सभी को मिलेगा 35 क्वेश्चन ठीक करने का। तो इस 35 क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करिएगा, देखिएगा साथ ही आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है और क्या आप सभी से आज की सेशन से 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं कि नहीं, वो भी साथ ही न्यू पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे सवाल 2025 के हर एक शिफ्ट में आने वाले सवाल होंगे। ओके, तो साथ ही डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहती है। तो चलिए भाई आज के पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? पहले साथ ही आप देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किस राज्य से होकर बहती है। जैसे साथ ही पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश से भी होकर बहती है, असम राज्य से होकर बहती है। तो साथ ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है उड़ीसा राज्य से होकर नहीं बहती है। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा? तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो साथ ही याद रखिए अनुच्छेद 52 में किया गया है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जैसे आपको आर्टिकल कौन कौन से याद करना बहुत जरूरी है, एक तो साथ ही देखिए आर्टिकल 14 याद करना है जो कि समानता का अधिकार से संबंधित है, और एक आर्टिकल 17 जो कि साथ ही अस्पृश्यता को उन्मूलन या छुआछूत से जो संबंधित है वो आर्टिकल 17 में है। प्लस साथ ही आपको अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे पढ़ना। ये 3 अनुच्छेद आप जरूर से पढ़िएगा, एक सवाल आपके पेपर में पूछ देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया था? बताइए, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया था? ये करंट अफेयर के सवाल हैं,
ये करंट में सवाल पूछेंगे तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। छठा बिमस्टेक सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये भी करंट अफेयर के सवाल है, बताइए। छठा बिमस्टेक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्न में से किस दर के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात उधार ले सकते हैं? बताइए साथी, किस दर के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रातों रात उधार ले सकते हैं? तो भाई याद रखिए सीमांत अस्थायी सुविधा के तौर पे। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। कर्नाटक में स्थित इनमें से किस मंदिर को 8वीं शताब्दी में रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था? बताइए कर्नाटक में स्थित किस मंदिर को 8वीं शताब्दी में रानी लोक महादेवी द्वारा बनवाया गया था? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर को। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन 1946 और 1947 के बीच कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बताइए। तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन जो कि 1946 और 1947 के बीच में कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो साथ ही याद रखिएगा बंगाल राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। मसान जोर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? बताइए साथी, मसान जोर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा मयूराक्षी नदी पर स्थित है मसान जोर बांध। डी ऑप्शन मयूराक्षी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? बताइए साथी, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए भारत की रक्षा जो कि एक संघ सूची के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन भारत की रक्षा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा राज्य पंखीड़ा के गायन से संबंधित है जो किसानों द्वारा खेतों में काम करते हुए गाया जाता है? बताइए साथी, कौन सा राज्य पंखीड़ा के गायन से संबंधित है जो किसानों द्वारा खेतों में काम करते हुए गाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा पंखीड़ा ये राजस्थान में किया जाता है जो कि किसानों द्वारा खेतों में काम करते हुए इसे गाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्न में से किस अफ्रीकी देश की तटरेखा हिंद महासागर के साथ जुड़ी नहीं है? बताइए साथी, किस अफ्रीकी देश की तटरेखा हिंद महासागर के साथ ऐड नहीं हुई यानी जुड़ी नहीं हुई है? तो भाई याद रखें इथियोपिया की। किसकी साथी? इथियोपिया की। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को। तो साथ ही आप सभी से इसी तरह का देखिए सवाल पूछा जाएगा। जैसे नीचे 3 राज्यों के नाम दिए गए हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा। तो दिए गए राज्य में चावल एक निर्वाह फसल है, तो किस राज्य में चावल एक निर्वाह फसल है? बताइए साथी। भाई याद रखिएगा दिए गए किस राज्य में चावल एक निर्वाह फसल है? तो भाई देखिए पंजाब हरियाणा में होता है, तो उड़ीसा में साथी एक चावल एक निर्वाह फसल है, यानी सी, केवल सी आपका बिल्कुल परफेक्ट। 3 नंबर देखिए केवल सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाले हैं भाई। उड़ीसा में चावल एक निर्वाह फसल है भाई, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्न में लिखित में से कौन सा भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? बताइए साथी, भारत में एक सांविधिक निकाय कौन सा नहीं है? तो भाई याद रखिएगा जो भारत में एक सांविधिक निकाय है जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये भी आपका एक सांविधिक निकाय है। लेकिन जो साथी संघ लोक सेवा आयोग है ये नहीं है भाई, तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को।
लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलिए साथी, Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए आप लोग। तो सर जी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम यानी 3 हो जाएगा भाई, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 को। अब बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथी आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है और आपको डेली का डेली जो क्लास हो रही है वो नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो साथी आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपनी तैयारी को एक उच्च लेवल पे ले जाइए और इस बार एक सीट पक्की करिए। बस डेली क्लास कर लीजिए भाई। आप जब एग्जाम के हॉल में बैठेंगे, जब कंप्यूटर के सामने मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको इस टाइम पता होगा क्लास का महत्व कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए भाई डेली क्लास करिए, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए फटाफट। इसमें साथ में बिल्कुल भी बातें नहीं करते, केवल हम लोग प्रश्नों पे अपने चर्चा करते लगातार। तो इसलिए भाई डेली आपको क्लास करनी है अच्छी तरीके से। बताइए ए बर्निंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेघा मजुमदार है भाई। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु राज्य में स्थित नहीं है? बताइए साथी। जैसे गोल गुंबज, ये तो साथी कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक स्थित में बीजापुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर ये तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम भी रथ भी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो पहला ऑप्शन साथी गोल गुंबज, ये तमिलनाडु में नहीं कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। मिजोरम में किस पहाड़िया पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? बताइए साथी, मिजोरम में किन पहाड़िया जो है पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो भाई याद रखिए मिजोरम में लुसाई की पहाड़िया पटकाई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा, यानी डी ऑप्शन लुसाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थापत्य शैली से संबंधित है? बताइए साथी, कौन सा शब्द स्थापत्य शैली से संबंधित है? तो भाई याद रखिए बेसर जो है ये स्थापत्य शैली से संबंधित है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। मालवा प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी नदियां के बीच ऊंचे पठार पर स्थित है? बताइए साथी, मालवा प्रदेश कौन सी नदियां के बीच ऊंचे पठार पर स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर की मूर्ति ये कहाँ पर स्थित है? बताइए, भगवान गोमतेश्वर की जो 18 मीटर की मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा श्रवण बेलगोला में स्थित है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में कितने अक्षरांकीय वर्ण होते हैं? बताइए साथी, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड में कितने अक्षरांकीय वर्ण होते हैं? 10, 9, 12 या 11? बताइए आप लोग। तो साथ ही याद रखिए टोटल 11 वर्ण होते हैं भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। सम्राट अकबर ने 1585 में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की। उसने राजधानी को लाहौर से पुनः आगरा में कब स्थानांतरित किया? बताइए दोस्त, सम्राट अकबर ने सबसे पहले 1585 में अपनी राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी, फिर साथ ही उसने राजधानी को लाहौर से पुनः आगरा में कब स्थानांतरित किया, यानी किस वर्ष में किया? बताइए। तो साथ ही याद रखिए 1599 में, यानी 13 से 14 साल बाद फिर से वह लाहौर से आगरा स्थानांतरित किया था, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ आयु दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, बताइए। तो साथ ही याद रखिए 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक इनमें से किस वर्ष में आयोजित हुई थी? बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित हुई थी? तो साथ ही याद रखिए 1950 में थी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादकों में से एक थे? बताइए साथी, पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिपादकों में से एक थे? तो सर जी तो सितार के प्रतिपादकों में से एक थे पंडित निखिल बनर्जी। बी विल भी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 को। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में हरम शब्द किसे संदर्भित करता है? बताइए दोस्त, मुगल साम्राज्य के संदर्भ में आपको बताना है कि हरम जो शब्द है वो किसे संदर्भित करता था। तो जो साथी मुगलों की घरेलू दुनिया होती थी ना, उसे हरम शब्द कहलाता था। डी ऑप्शन मुगलों की घरेलू दुनिया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्न में से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख लेखक हैं? बताइए साथी, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है? बताइए दोस्त, किस नदी का उद्गम जो स्थल है वो त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है? तो साथ ही याद रखिए गोदावरी नदी का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? ये भी साथी करंट अफेयर के सवाल है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, यानी यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। कौन सा आती है? एंटोनियो गुटेरेस है। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 को। इनमें से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? बताइए, भारत के अंतिम वायसराय के रूप में आप किसे जानते हैं? तो सर जी लॉर्ड माउंटबेटन को जानते हैं, जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? रबी की फसलें यानी साथी जो ठंडी के समय होती है। बताइए साथी, नवंबर दिसंबर में उसे फसल को लगाया जाता है और काटा जाता है साथी, वही आपके गर्मी की यानी मार्च अप्रैल की स्टार्टिंग गर्मी में। बताइए कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? ऑप्शन देखा जाए, देखिए गेहूं और ज्वार, तो ये भी तो सर देख गेहूं तो साथी रबी की फसलें हैं भाई, है ना मेरे दोस्त, क्योंकि ठंडी में होती है। धान और कपास ये तो इस टाइम की है, यानी साथी ये तो बारिश का मौसम का। मक्का और मटर भी है, लेकिन साथी जो बिल्कुल परफेक्ट है कौन सी फसलें केवल रबी की फसलें हैं? तो साथी एक तो जौ और चना, ये दो। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। गेहूं है लेकिन साथी इसमें ज्वार को ऐड कर दिया तो इसलिए ये रॉन्ग हो रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? बताइए भाई, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो याद रखिए विषुवतीय वन में पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष। ऑप्शन ए यहाँ से विषुवतीय वन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 33 को। तो साथ ही यहाँ से आप सभी को अब इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, तो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। तो देखिए साथी, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे भाई इतना बड़ा सेंटेंस आपको दे रखा है और इस सेंटेंस में आपको इनकरेक्ट बताना है। भाई जब इस तरह का सवाल है, जब आप पेपर के सामने बैठे, जब आप ऑफिशियल पेपर दे रहे हैं कंप्यूटर के सामने, तो जब इस तरह के सवाल है तो तुरंत आप ऑप्शन पे जाइए। जब इनकरेक्ट पूछे तुरंत ऑप्शन पे जाइए। देखिए 4 ही ऑप्शन है, तो इतना आपको सेंटेंस पढ़ेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे देखिए टफनेस, टफनेस का स्पेलिंग देखिए TOUGHNESS, टफनेस तो ठीक है। टफनेस का मतलब क्या होता है साथी? मजबूती होता है, ये बिल्कुल ठीक स्पेलिंग दे रखा है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? किसी का स्ट्रेंथ यानी शक्ति, पावर बोल सकते हैं आप लोग, इसका भी देखिए राइट स्पेलिंग दिया है। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस मतलब साथी प्रतिरोध, जो करंट को रोकता है भाई। सिंथेटिक, देखिए साथी सिंथेटिक यहाँ पे रॉन्ग दिया है, तो यही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब सिंथेटिक का स्पेलिंग क्या होता है? SYNTHETIC होता है भाई, है ना मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए SYNTHI दे रखा है, तो यही तो रॉन्ग हो गया। देखिए पहला ही लाइन में यहाँ रॉन्ग दिया था, तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, ये बात याद रखिएगा भाई। चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो साथ ही यहाँ से आप सभी को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बताइए, टॉम विल द डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस टुमारो। ऑप्शन देखिए, माल, मील, मेल, मेल। बताइए साथी, यानी जो टॉम है भाई, पहले विल देखिए ना, विल बताइए भाई क्या आएगा, बताइए फटाफट। यहाँ पे साथी जो है टॉम कल कार्यालय में दस्तावेज को क्या कर देगा, यानी वो मेल कर देगा भाई। टॉम विल मेल द डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस टुमारो, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। माल का मतलब क्या होता है भाई, जो शॉपिंग मॉल होता है वो बोलते हैं भाई, शॉपिंग मॉल को मॉल बोलते हैं मेरे दोस्त, है ना। तो मील मतलब साथी क्या होता है, मील मतलब भोजन हो जाता है भाई, भोजन तो भेजागा नहीं भाई डॉक्यूमेंट के मामले में, मेल करेगा भाई, सी ऑप्शन। मेल मतलब साथी क्या होता है, पुरुष होता है ना दोस्त। तो इस सवाल का जो परफेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन सी बन रहा है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट, यानी साथी यहाँ पे आप सभी को एंटोनिम यानी विलोम शब्द बताना है, वो भी साथी ब्रैकेट वाला। देखिए यहाँ पे क्या दे, द मैजिशियन परफॉर्मेंस वाज कैप्टिवेटिंग, यानी साथी आप सभी को केवल कैप्टिवेटिंग का विलोम शब्द बताना है। तो सर जी कैप्टिवेटिंग का मतलब तो होता है मनमोहक, जो साथी मनमोहक होता है भाई, मनमोहक होता है और साथी आकर्षक होता है। तो इसका जस्ट उल्टा यानी विलोम शब्द बताइए। बोरिंग का मतलब साथी उबना होता है ना साथी, उबाऊ बोल सकते हैं आप लोग भाई। और साथी फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग का मतलब होता है साथी आपका आकर्षक होता है भाई। ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा भाई, कैप्टिवेटिंग का सिनोनिम्स फैसिनेटिंग हो सकता है क्योंकि समानार्थी शब्द मिल रहा है भाई। इनचैंटिंग का मतलब क्या होता है साथी, मनोरंजन होता है भाई। ओके, क्या होता है, मनोरंजन होता है भाई। और ग्रिपिंग का भी मतलब होता है साथी एक प्रकार का मनोरंजन। देखिए जैसे कैप्टिवेटिंग का मनमोहक आकर्षक, तो जस्ट इसका उल्टा साथी बोरिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक आप सभी को भाई। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। चलिए साथी आप यहाँ से सेंटेंस को बताइए कौन सा ग्रामेटिकल एरर है भाई। देखिए सेंटेंस को पढ़ा जाए, आई वेंट टू वॉच अ प्ले विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, यानी बिल्कुल ठीक है। आई वेंट टू वॉच अ प्ले विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, बिल्कुल ठीक। अ फेमस पोएट रोट दैट पोएम, बिल्कुल ठीक है भाई। अ डॉग लाइक्स सनलाइट, बिल्कुल ठीक है भाई। ही रेसिड्स नियर एन यूनिवर्सिटी, भाई देखिए ना यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी लग गया भाई। जब आप लोग साथी जैसे कि ही रेसिड्स नियर एन यूनिवर्सिटी मतलब साथी वह एक विश्वविद्यालय के पास रहता है भाई। जब यूनिवर्सिटी शब्द को आप उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या लगता है साथी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लगता है। तो साथी यहाँ पे आर्टिकल एन नहीं आना चाहिए भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए, अ यूनिवर्सिटी खाली ए आना चाहिए भाई। तो यहीं से साथी ये क्या है भाई, ग्रामेटिकल एरर है मेरे दोस्त। ओके, इसका जो बेस्ट करेक्टली आपका सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ही रेसिड्स नियर अ यूनिवर्सिटी, केवल अ होना चाहिए भाई। यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल एन गलत है भाई, ये बात याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो साथी इनमें से इनकरेक्ट बताइए। थिफ, थिप THIEF, थिप बिल्कुल ठीक है। बिलीव बिल्कुल ठीक है। रिसीव प्राप्त रॉन्ग। स्पेलिंग RECE होता है, IVE होता है। यहाँ देखिए पहले RECI पहले दे रहा है तो यही तो रॉन्ग हो गया भाई। रिलीफ आराम बिल्कुल ठीक है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई विल नॉट बी एबल टू माई असाइनमेंट इन टाइम। भाई
विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये सबको मालूम है कि नहीं? विल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो सर जी आई विल कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट स नहीं, कंप्लीट केवल सिंगल, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई असाइनमेंट इन टाइम। ओके, याद रखिए साथी, जो यहाँ पे कंप्लीट्स दिया है और कंप्लीटेड दिया है, कंप्लीटिंग, ये कभी भी साथी विल के बाद नहीं आती है भाई, ये कभी भी विल के बाद नहीं आते भाई। आई विल कंप्लीट केवल, ठीक है साथी, याद रखिए साथी, आई विल नॉट एबल टू कंप्लीट माई असाइनमेंट इन टाइम। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, यानी एलिक्वेंट का आप सभी को बताना है। एलिक्वेंट का मतलब जानते साथी क्या होता है, बताइए। तो साथी याद रखिए प्रभावशाली होता है। ओके मेरे दोस्त, प्रभावशाली होता है, या आप बोल सकते हैं साथी स्पष्ट बोलने वाला, जो बिल्कुल साफ सुथरा बोल दे, स्पष्ट बोल दे, स्पष्ट बोलने वाला, ठीक है। बताइए वर्नाक्यूलर मतलब साथी स्थानीय भाषा होता है। क्या होता है भाई? वर्नाक्यूलर मतलब होता है मेरे दोस्त स्थानीय भाषा होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। इनआर्टिकुलेट का मतलब अस्पष्ट बोलने वाला। क्या साथी? जैसे कि इलाक्यूट मतलब क्या होता है? स्पष्ट बोलने वाला, प्रभावशाली होता है। तो इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है साथी अस्पष्ट बोलने वाला। ये तो भाई इसका एंटोनिम हो गया, यानी विलोम शब्द हो गया, अस्पष्ट बोलने वाला, है ना साथी। एंग्री मतलब साथी क्रोधित, और एक्सप्रेसिव मतलब साथी अर्थपूर्ण होता है। तो यही तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एलिक्वेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, स्पष्ट बोलने वाला, तो साथी एक्सप्रेसिव का मतलब होता है अर्थपूर्ण, जो कि डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। भाई साहब देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया, द ग्रेप्स टेस्ट स्वीटेस्ट। भाई साहब यहाँ पे स्वीटेस्ट दिया है। एक तो भाई देखिए स्वीटेस्ट जो है वो पहले ही सुपरलेटिव फॉर्म है, जो स्वीटेस्ट है एक पहले ही साथी ये सुपरलेटिव फॉर्म है भाई। तो जैसे कि सवाल क्या बोला, द ग्रेप्स टेस्ट स्वीटेस्ट, यानी अंगूर का स्वाद सबसे मीठा होता है। लेकिन स्वीटर क्या कॉम्परेटिव फॉर्म है, यहाँ पे साथी सेंटेंस में तुलना की जा रही है भाई, सेंटेंस में ना कॉम्परेटिव की यानी तुलना की जा रही है। तो स्वीटर आपका बिल्कुल ठीक है, स्वीटर बिल्कुल ठीक भाई, यानी द ग्रेप्स टेस्ट स्वीटर, बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा साथी, ओके। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम हॉर्नेट्स नेस्ट। बताइए साथी हॉर्नेट्स नेस्ट का मुहावरा बताइए क्या होता है। चलिए साथी राइट आंसर दीजिए। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब जानते हैं? मुश्किलों या खतरे से भरा मामला, जो साथी मुश्किल से या खतरे से भरा मामला होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्नेट्स नेट्स बोलते हैं भाई। मुश्किल या खतरे से भरा मामला यानी अ ट्रबलसम और हजार्डस सिचुएशन, एक परेशानी या खतरनाक स्थिति को क्या बोलते हैं? हॉर्नेट्स नेस्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ से मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द प्ले वाज शॉर्टेंड बाई द ऑफ टू सीन, यानी नाटक को दो दृश्यों के द्वारा छोटा किया गया था। यानी ओमिशन भाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओमिशन बिल्कुल ठीक होगा भाई। इमोशन मतलब ओमिशन का मतलब जानते क्या होता है? छोड़ना होता है भाई, या साथी आपका हटाना होता है। यानी इसमें क्या होगा? द प्ले वाज शॉर्टनेड बाय द ओमिशन ऑफ टू सीन, यानी नाटक को दो दृश्यों के छोड़ने या हटाने द्वारा छोटा किया गया था मेरे दोस्त। यानी पहला ऑप्शन इस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। ये बात याद रखिए साथी। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को।
तो साथी यहाँ देखिए क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी साथी ये तो रीजनिंग के सवाल है। चलिए साथी रीजनिंग के सवाल आप हल करेंगे, फटाफट हल करके बताइए साथी। कितने व्यक्ति हैं, ए से लेकर जी यानी 7 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल, तो पहले हम तो एक सरजी वृत्त बनाते हैं, इसका साथी केंद्र देते हैं, 7 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 लोग को बैठाना है साथी। क्यों साथी, इन्हीं 7 लोग, 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 1 7 हो गए। अब देखिए साथी जो लाइन पढ़ेंगे उसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे जी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, यानी साथी मान के चलिए ए को यदि हम यहाँ पर बैठाते हैं, ए के दाएं से तीसरे स्थान पे जी बैठा है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो गया, यानी साथी ए के दाएं से तीसरे स्थान पे जी को हमने बैठा दिया। भाई दायां बायां तो आप सभी को मालूम होगा ना भाई, दायां मतलब राइट साइड होता है, बायां मतलब लेफ्ट साइड होता है, बस वही खेला है भाई, जिसको बैठाइए उसका दायां बायां देखना है बस। फिर देखिए डी जो है वो जी के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, यानी साथी जी के दाएं से तीसरे स्थान पे डी बैठा है, यानी साथी जी तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो जी का राइट साइड ऊपर को हो जाएगा भाई, क्योंकि वृत्त के केंद्र की ओर करके बैठा है, तो उसका राइट साइड हाथ जो होगा इधर ही होगा, तो सर जी यानी डी तो यहाँ पे बैठ जाएगा भाई, तभी तो देखिए जी के दाएं से तीसरे स्थान पे डी बैठा है। बिल्कुल, ए और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी ई है, भाई ए तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, ए और एफ का दोनों का निकटतम पड़ोसी ई है, यानी साथी एफ को यहाँ पर बैठाएंगे तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी तभी तो ई होगा मेरे दोस्त, है ना। तभी तो देखिए ए और एफ का निकटतम पड़ोसी ई यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए साथी नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी सी जो है वो एफ के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी एफ तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ से साथी तीसरा स्थान देखिए राइट साइड में सी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब एक खाली बाकी है तो बी बाकी है ना साथी। अब सवाल क्या पूछा है, ई के दाएं से गिनने पर, यानी ई यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, ई के दाएं से गिनने पर ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, डी यहाँ पर है भाई, ई यहाँ पर है, तो कितने व्यक्ति बैठ गए, 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ गए, यानी साथी 43 का डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप देखिए ना साथी ई के दाएं से गिने, ई यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है ना, ई यहाँ ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो ई के राइट साइड गिने यानी दाएं से गिने पर ई और डी के बीच में, ई यहाँ है डी यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में साथी वो भी राइट साइड के गिने पर 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं, 1 2 3 4, तो यही डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को क्या दे रखा है सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में लॉस्ट को 5 1 9 7 के रूप में कूटबद्ध किया था और टर्न को 45 62 के रूप में कूटबद्ध किया था, उस भाषा में टी के लिए कूट क्या है। तो सर जी लॉस्ट दिया है LOST, लॉस्ट के लिए 4 अक्षर दिया गया है, 5 1 9 1 7, उसका तो टर्न दिया है TURRN, टर्न में भी 4 नंबर कोड दिया गया और पूछा केवल टी का, तो दोनों में कॉमन चेक कर लीजिए। देखिए लॉस्ट में टी है और टर्न में भी टी है, इसका मतलब दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब साथी जो कोड हुआ है, नंबर कोड हुआ है, इसमें भी कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। जैसे टी दोनों में कॉमन हुआ तो नंबर में साथी कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, यानी टी का कोड क्या होगा साथी 5 हो जाएगा। यहाँ से पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। तो ऐसे ये सवाल हॉल होता है भाई, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या आंसर निकल के आएगा। तो सर जी देखिए एक निश्चित कोड भाषा में बैट बॉल गेम को MQ MP MR लिखा जाता है, गेम हॉकी फुटबॉल को MP MT ML लिखा जाता है और बाल प्लेयर अंपायर को MR MB ME लिखा जाता है। उस कोड भाषा में बैट को कैसे लिखा जाएगा। तो सर जी हमसे केवल बैट का कोड पूछा है। पहले तो सर जी हम बैट में सभी में कॉमन चेक करेंगे। तो साथी देखिए बैट तो इसमें मिल गया और किसी में भाई बैट है नहीं, इन तीनों में बैट है नहीं,
इसका मतलब साथी बैट का कोड जो होगा ना, या तो यम क्यू होगा, या तो यम पी होगा, या तो यम आर होगा। जब साथी 3-3 का पेयर दे तो आपको पहले तो कॉमन चेक करना, जब कॉमन नहीं मिले तो एलिमिनेशन मेथड लगाएगा। एलिमिनेशन मेथड साथी आपका कोड में लगता है ना मेरे दोस्त। ध्यान से देखते रहिए आप लोग बस। जैसे साथी देखिए, बैट बॉल गेम का कोड क्या है, यम क्यू है, यम पी है, यम आर है, ठीक है। और साथी गेम हॉकी फुटबॉल का कोड क्या है, यम पी है, यम टी है, और साथी एम एल है ना साथी। फिर उसका देखिए बॉल प्लेयर अंपायर का कोड क्या है मेरे दोस्त, यम आर है, यम बी है और यम ई है। देखिए साथी, जो हमसे बैट का कोड पूछा था, पहले तो हमने कॉमन चेक किया, जो कि कॉमन केवल एक ही मिला, जो कि साथी बैट बॉल गेम में हमें बैट मिला। इसका मतलब जो कोड होगा ना, जो बैट का कोड होगा, इसी एम क्यू एम पी एम आर में होगा, यानी साथी पहले में होगा। तो साथी हम दूसरे का मेथड क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। भाई देखिए एम पी इसमें है, एम पी इसमें है, तो भाई ये आंसर नहीं होगा। फिर साथ देखिए एम आर तीसरे में, एम आर इस तीसरे में। तो अब देखिए साथी, जो बैट बॉल गेम का केवल एक कोड बच रहा है, एम क्यू बच रहा है साथी, केवल एक कोड, और सभी तो भाई एलिमिनेट हो गए, केवल एक बच रहा है एम क्यू भाई। और देखिए किसी में एम क्यू होगा नहीं, केवल एक ही में है, तो बैट का कोड क्या होगा, एम क्यू मेरे दोस्त होगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा साथी, ऐसे ये सवाल हल होता है मेरे दोस्त, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत भाई, आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, डाउट लेकर नहीं चलना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए साथी, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पे समीकरण दिया है, यहाँ पे 164 दिया है, यानी साथी आपको 164 लाना है। 164 बराबर 164, वो भी साथी ऑप्शन की मदद से। चलिए साथी पहला ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं, माइनस और प्लस को आपस बदलते हैं इस समीकरण में। ध्यान से देखते रहिए, 56/8 गुणा 45, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में बदल देंगे। 4 के बाद देखिए माइनस है तो प्लस में बदल देंगे। हमें यही बराबर 164 आंसर लाना है। 8 सते 56 गुणे 45 माइनस 4 प्लस 23। 7 गुणे 45 कितना होगा, 7 × 5 = 35 का 5 3, 7 × 28 3 31, 315 माइनस 4 प्लस 23। 315 और 23 कितना होगा, 338 होगा। 338 में से 4 को कम करिएगा तो साथी आपका 334 होगा, लेकिन हमें तो 164 लाना है, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं किया, पहला ऑप्शन नहीं मैच किया। अब साथी हम लोग ऑप्शन बी पे बढ़ेंगे, माइनस और गुणा को बदलेंगे। जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ गुणा, जहाँ जहाँ गुणा होगा वहाँ पे माइनस रखना है। देखिए समीकरण को ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है, 56/8। जो आप ऑप्शन को उठाइए केवल उसी ऑप्शन को बदलेंगे, यानी माइनस और गुणा, यानी ऑप्शन बी को हमने उठाया है, ऑप्शन बी में आपका माइनस और गुणा है तो केवल माइनस और गुणा को ही बदलेंगे, सभी को नहीं बदल देंगे। फिर देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा को माइनस बदलेंगे, क्योंकि ऑप्शन बी में देखिए माइनस और गुणा को बदलना है। 45 के बाद देखिए प्लस है, रहने देते हैं। 4 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को गुणा में बदलना है। 23, हमें 164 आंसर लाना है। 8 × 7 = 56 माइनस 4 प्लस यहाँ पे माइनस 45 प्लस 23 चौका कितना होगा, 4 × 23 = 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, यानी 92। तो 92 और प्लस कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 में से 45 को कम करेंगे तो हमें 164 मिलेगा नहीं, यानी साथी ऑप्शन बी भी नहीं मिल रहा। ऑप्शन बी से हमारा 164 आंसर नहीं है। अब साथी ऑप्शन सी पे बढ़ेंगे, भाग और गुणा को आपस में बदल देंगे, है ना साथी, भाग और गुणा को आपस में बदलेंगे। देखिए साथी 56 भाग है तो गुणा में बदल देते हैं, 8 है, 8 के बाद गुणा है तो भाग में बदल देंगे, और यहाँ पे 45 है। तो साथी ये समीकरण नहीं होगा, क्योंकि देखिए 45 का भाग 8 में नहीं जाएगा। इसे हम कैसे हल करेंगे, इस फॉर्मेट में हल करेंगे, तो ये साथी आपका समीकरण मैच नहीं करेगा, यानी सी ऑप्शन भी 164 नहीं ला सकता है आंसर। अब साथी एक ही उम्मीद है ऑप्शन डी से, यानी प्लस और गुणा को आपस बदलने से। चलिए भाई देख लेते हैं, ऑप्शन डी की मदद से हल करते हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं भाई आंसर। 56/8 गुणा है तो गुणा को प्लस में बदल दीजिए भाई। 45 के बाद प्लस है तो गुणा में बदल दीजिए। 4 माइनस 23, तो देखिए 8 × 7 = 56 प्लस 45 चौका कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 का 0 2, 4 चौका 16 2 18, 180 और माइनस 23। देखिए
यहाँ पे साथी 180 दिया है और 7 187, 187 में से 23 को कम करिएगा तो 164 बन जाएगा आपका। यानी साथी डी ऑप्शन रखने से हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हुआ है मेरे दोस्त। ओके, तो ऐसे आप हल करेंगे और आपके एक ही शिफ्ट में 2 सवाल ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए साथी, यहाँ पे अक्षरों का श्रृंखला दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन मार्क के क्या आएगा कमेंट करके बताइए। जब साथी अक्षरों का श्रृंखला दे तो हम आपको क्या सिखाया है, सभी का पहला अक्षर उठाइए। जैसे देखिए EFD है यानी पहला अक्षर ई उठा लीजिए, JKI का पहला अक्षर जे उठा लीजिए, OPN का पहला अक्षर ओ उठा लीजिए, TUS का पहला अक्षर टी उठा लीजिए। सेकेंड नंबर आप इनका कोड कर दीजिए E5, J10, O15, T20। तो सर ये 5, 10, 15, 20, इसका मतलब 5 5 का जोड़ने से बड़ा है, तो 20 के बाद 5 जोड़ेंगे 25, 25 पे कौन अच्छा रहेगा Y। यानी साथी हमारा जो कोड मिलेगा वो Y से मिलेगा भाई। अब हम लोग ऑप्शन बढ़े देखें कौन सा ऐसा ऑप्शन Y से स्टार्ट किया है, तो सर जी केवल पहला ही ऑप्शन तो केवल Y से स्टार्ट किया है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई ऑप्शन नहीं है जो कि Y से स्टार्ट किया है, केवल पहला ही ऑप्शन है जो कि साथी Y से स्टार्ट किया है। तो बस एक ही लाइन में आपका पूरा सवाल हल हो गया भाई, ज़्यादा समय भी नहीं वेस्ट हुआ है ना साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सर यहाँ पे नंबरों का श्रृंखला दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, बताइए साथी क्या आंसर आएगा। तो सर जी देखिए 33, 37, 46, 62, 87, देखिए नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है यानी कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा है। 33 के बाद 37 यानी +4, 37 के बाद 46 यानी +9 किया है, 46 से 62 यानी +16 किया है, 62 से 87 +25 किया। देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36, 87 और 36 कितना होगा, 87 और 36 कितना होगा, 7 6 13 का 3 1 8 3 11 का 12, यानी साथी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 1 2 3 आएगा यानी 123 डी ऑप्शन। यानी साथी इसमें 2 का स्क्वायर करके ऐड किया था, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो उसी प्रकार साथी हम अगला स्क्वायर बढ़ा दिया, 6 का स्क्वायर करके 87 में जोड़ दिया, 87 में 6 का स्क्वायर 23 और 36 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। सवाल क्या दे रखा है, JJDA का रिलेशन QQKH है, ENHE का रिलेशन LUOL है, तो TTNK का संबंध क्या होगा। साथी ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, बस आप सभी कुछ करना नहीं है भाई। जैसे JJDA है, इसका कोड क्या है QQKH है, तो आप सभी को तुरंत इनका नंबरिंग करना है, उसका देखना है क्या रिलेशन लगे, बस यही आपको इस TTNK में बता देना है। चलिए साथी ये सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं भाई, जरा सा आप भी अपना टाइम दीजिए इस सवाल को हल करने में। बताइए साथी क्या बनेगा राइट आंसर, कमेंट करके बताइए, आप सभी साथी बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करते हैं भाई। क्या दे रखा है सवाल, ए का वेतन 60% बढ़ता है और फिर 30% घटता है, कुल मिलाकर ए के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बताइए साथी, मैथ का सवाल है। यदि साथी आप इसे बेसिक मेथड से हल करेंगे तो आप कैसे हल करेंगे, जैसे कि आप मानेंगे प्रारंभिक वेतन जो है उसका 100 रुपया मान लेंगे भाई, और उस पर 60% बढ़ाएंगे, फिर 30% घटाएंगे। तो साथी सबसे बेस्ट मेथड रेशियो मेथड लगाइए ना भाई। जैसे ए का वेतन 100% बढ़ता, यानी पहले ए का वेतन 100 रहा होगा तो 60% बढ़ गया, यानी 100 से 160 बन गया। फिर साथी 30% घट गया, यानी पहले उसका 100 रहा होगा अब 30% घट गया, यानी 100 से 30 कम हो गया, यानी 70 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो जब साथी रेशियो मेथड लगाते हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों साथी, आराम से। तो साथी देखिए यदि 5 से काटते हैं तो 20 बार में ये कट जाएगा, 14 25 70 ये बार कट जाएगा। अभी भी साथी 2 से कटेगा, 2 दहा में 20, 2 सते 14, अब तो दोबारा कटेगा नहीं। फिर साथी देखिए, और ये कितने बार में 1 0 से 1 0 काटते डायरेक्ट देखते हैं भाई,
2 पंजे 10, 2 आठे 16, है ना साथी। अब क्रॉस होगा, देखिए इधर साथी 10 पच्चे 50, उसके बाद सीधे सीधे गुणा करिए, 10 पच्चे 50, 8 सत्ते 56, यानी कोई समान 50 से 56 का और यानी 6/50 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, यानी साथी 50 दूना 6, 6 दूनी 12 है, यानी साथी 12% की जो है एक वेतन में वृद्धि हुई, यानी साथी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी सभी को समझ में आया कैसे सवाल हल हुआ। तो साथी जैसे हमने क्या माना, ए का वेतन 60% बढ़ता, पहले साथी ए का वेतन जो रहा होगा वो 100 रहा होगा, 60% बढ़ता यानी 100 से 160 हो गया, फिर साथी 30% घटता है यानी 100 से 30% घट गया यानी 70 हो गया। अब हम लोग साथी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगा, 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए साथी यहाँ पे 2 पच्चे 10, 2 आठे 16 हो गया, 10 पच्चे 50 सीधे सीधे गुणा, 8 सत्ते 56, कोई समान 50 का 56 का बीच रहा, यानी साथी यहाँ पे 6 का लाभ हुआ, किससे हुआ, इस 50 से हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, 50 दूना 100 यानी 6 दूना 12, यानी साथी एक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो साथी 12% की वृद्धि हुई, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, सभी साथी ईमानदारी के साथ भाई बताएंगे अपना अपना स्कोर। बताइए साथी, उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन इसी क्लास में तैयार कर लिया होगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत, हमने आपसे कहा है साथी अब आपके लिए डेली क्लास आने वाली है, एक भी दिन मिस नहीं होने वाली, बस आपको डेली क्लास करनी है। ओके मेरे दोस्त, तो आप चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी जरूर करिएगा। नए हैं तभी तो साथी आप लोग नोटिफिकेशन करिएगा भाई, क्योंकि इस बार निकले आपके एक सीट के लिए, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए। चलिए साथी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और साथी आपके बीच दोपहर 12:30 पे एक दमदार क्लास आने वाली है, तो भाई जरूर क्लास में आइएगा दोपहर 12:30 पे, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। इस टाइम नवरात्रि भी चला है, तो भाई नवरात्रि में यही कामना करेंगे कि जो भी आप पॉजिटिव चीज़ सोचें अपने जीवन में वो आपका पूरा हो, और आप जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा माता रानी कृपा करे। ओके साथी, तो भाई मेहनत करिए, मेहनत के आगे ही सब कुछ होने वाला है। ठीक है साथी, मिलते दोपहर 12:30 पे एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।